नमस्कार। क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध में अब अमेरिका किसी और को आगे करके लड़ाने वाला है? क्या भारत अब इस युद्ध के जकड़ में, अमेरिका के चक्कर में इस युद्ध में रुचि लेने लगा है? क्या भारत का भी जो अगली लड़ाई होगी ईरान के खिलाफ, उसमें कुछ योगदान होगा? योगदान क्या हो सकता है? तैयारी क्या चल रही है? इस बार अमेरिका आगे क्यों नहीं आना चाहता और इजराइल भी आगे क्यों नहीं आना चाहता? क्या सऊदी अरेबिया होगा जो आगे बढ़ के ईरान से कन्फ्रंट करेगा? ग्राउंड पे क्या चल रहा है और पीछे पीछे क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत पक्की है कि ये दोबारा से यहाँ का रायता फैलने वाला है। अमेरिका को बस इतना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला विकल्प चुने। एक रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स की, लेकिन मैं ये वीडियो उस रिपोर्ट पे नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो रिपोर्ट इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा होगी। मैं वीडियो यूएई पर हमले पर भी नहीं बनाऊंगा, उसके कैसे न्यूक्लियर प्लांट में डैमेज हुआ, बल्कि एक पूरी तस्वीर हम देखेंगे, जिस तस्वीर में भारत भी है, जिसमें इजराइल भी है, जिसमें अमेरिका का भी है। और ये पूरी तस्वीर कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ईरान को अब नए तरीके से घेरा जाएगा। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आपने जान ली होगी। उसमें यह बताया जा रहा है कि जितने आसपास के चंगू मंगू हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने सलाह दी है कि अब जो है ऑपरेशन ब्लैक फ्यूरी 2 करो और इस बार दोबारा से हमला करो ईरान पे वगैरह वगैरह। आपको पता है पूरी इजराइल लॉबी है और उस लॉबी के कारण इस बार डेमोक्रेट्स ने अंदर से गद्दारी करके डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट डाला और जो इन्होंने जो युद्ध लड़ा था उसको वहां संसद में पास कर दिया गया। बहुमत ना होने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। तो वहां पर बहुत सारे लोग इजराइल की लॉबी के हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों में भी है। उनका रक्षा मंत्री भी उसी श्रेणी का है। लेकिन जब हम ये बात जानते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है। तो ये जो खबर आ रही है उसके हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार है डेविड सेंगर, उन्होंने तमाम सारी चीज़ों के बाद में डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा तो भड़क गए। उन्होंने कहा तुम देशद्रोही हो, फर्जी खबरें छापता है तुम्हारा मीडिया वगैरह वगैरह न्यूयॉर्क टाइम्स को। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना यह है कि ये हमला करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत अहम बन रही है। यूएई का 1/4 हिस्सा एक परमाणु बिजली घर से बिजली लेता है। यह है बराका पावर प्लांट। एक ड्रोन गया और इस पावर प्लांट पे हमला कर दिया। एक गोलमोल खबर हमको दी जा रही है, जिस खबर को पूरा गोलमोल किया गया है और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। उस खबर में हमको यह बताया गया है कि एक पावर जनरेटर ड्रोन की स्ट्राइक से खराब हो गया। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि वो जनरेटर क्या है। हमको जो जनरेटर समझाया गया मीडिया के द्वारा, और ये बताने के लिए कि यूएई को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उसके न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं हुआ है, हमको कहा गया कि एक पावर जनरेटर हिट हुआ है। पावर जनरेटर क्या? क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट अपने आप में एक पावर जनरेटर था, तो क्या पूरा प्लांट ठप हो गया? नहीं। तो क्या हुआ इसको समझिए। ये वो पावर जनरेटर नहीं है जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग में लगा होता है। जनरेटर जो बारात में चल रहा होता है वो भी नहीं होता, और जो गन्ने का जूस बेचने वाला चलाता है वो भी नहीं होता है। फिर ये कौन सा पावर जनरेटर है? दरअसल जो परमाणु से बिजली बनती है उस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। सरल तरीके से समझ लेते, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से इस पूरे खेल को समझ जाएंगे आप। वह ये है कि जो परमाणु बिजली घर में क्या होता है कि यूरेनियम जो होता है 25-30% का, जो जिसका प्यूरिफिकेशन होता है, वो टूटता है। और जब वो टूटता है तो बहुत गर्मी पैदा करता है। जब वो गर्मी पैदा करता है तो उस गर्मी के आसपास बहुत सारा पानी घुमाया जाता है। पानी 2 लेयर में घुमाया जाता है।
एक पानी पास में घुमाया जाता है, उसका मकसद होता है कि पावर प्लांट को ठंडा करके रखना, कहीं वो पिघल ना जाए, नष्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, मेल्ट ना कर जाए। फुकुशिमा में इसी तरह का हादसा हुआ था। भूकंप के कारण यह सिस्टम गड़बड़ाया था। एक बाहर की लेयर होती है, उसमें जो पानी गर्म होता है, उस पानी से भाप बनाई जाती है, उस भाप से बिजली बनती है, जैसे आपके थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की गर्मी से भाप बनाई जाती है। एकदम स्पष्ट, कोयले की जगह वहां पर केवल एक न्यूक्लियर एनर्जी ले लेती है, यानी यूरेनियम के टूटने से पैदा होने वाली गर्मी। ये जो बाहर वाली और अंदर वाली दोनों जगहों पे जो पानी जाता है, ये कहलाता है कूलेंट वाटर। उसकी गर्मी के कारण, मतलब आप समझिए कि अगर उस गर्मी पे तुम पानी नहीं चलाओगे तो वो प्लांट आपका जो है वो जल जाएगा, सारा प्लांट पिघल जाएगा और उस गर्मी के कारण भयंकर तबाही आएगी। अगर प्लांट को बंद भी कर दोगे तब भी लंबे समय तक वो तेज गर्मी उसके अंदर बनती रहती है। यानी ये पानी लगातार चलाते रहना पड़ेगा। अगर 1 मिनट भी पानी गर्म हो गया, छूट गया, तो वो मेल्ट कर जाएगा। यहां पर जो पावर प्लांट इस पानी को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक बिजली बनाने वाला संयंत्र जिससे ये पानी लगातार चलता है और उसके अंदर घूमता है, वो संयंत्र हिट कर दिया ड्रोन ने। यानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन को पानी की सप्लाई बंद हो जाती अगर बैकअप जनरेटर चालू ना हुआ होता। मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे ड्रोन ऐसे हैं जिनको चलाते चलाते दूर से देखकर निशाना मारा जा सकता है। यानी जिसने भी निशाना मारा उसने ढूंढ के उस जगह पे निशाना मारा है। तो ये जो हमला था, इसको पावर जनरेटर खराब नहीं हुआ था, जनरेटर तो बैकअप वाला था, उसने चला दिया उसको। ये वो हमला था जिसमें अगर पानी की सप्लाई जो गर्म होके भाप बन के बिजली बनाता है बंद हो जाती तो ये पावर प्लांट मेल्ट हो जाता, बर्बादी हो जाती। फुकुशिमा के हादसे में यही हुआ था, भूकंप आया और दोनों तरह के पावर जनरेटर फेल हो गए। जो पानी की सप्लाई करता था वो फेल हो गया और जो दूसरा वाला था बैकअप वाला वो भी नहीं चला। तो ये जो हमला हुआ है यूएई पे, ये हल्का फुल्का हमला नहीं हुआ है। बैकअप सिस्टम काम कर गया तो ये बच गया, वरना ये बड़ा परमाणु हादसा हो जाता। अभी कोई विकिरण नहीं हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हुई है, कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये किया किसने? यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ड्रोन मारा किसने? अभी तक की एक पूरी चेन है जिसमें 10-20 ऐसे हमले हैं जिन हमलों पे वेस्टर्न मीडिया ने ईरान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन ईरान तो कह रहा है मैंने नहीं मारा। यूएई भी कह रहा है कि पता नहीं किसने मारा है। यानी किसी ने एक बड़ा हमला यूएई पर किया, यानी यूएई का गुस्सा ईरान के लिए भड़क जाता है। यह भी हो सकता है कि ईरान ने कहा हो कि भाई हमने तो ड्रोन कहीं और मारा था, तुम नदिया के पार हो तो बहर के तुम्हारे पास चला गया, पर उसने कहा नहीं ऐसा भी। यानी ये रहस्यमय है और मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि बहुत सारे रहस्यमय हमले यूएई पर हो रहे हैं। यूएई मतलब सड़क पार, सड़क के इस पार मेरा घर, सड़क के इस पार उस पार तेरा घर, इस पार ईरान उस पार यूएई। यूएई पर हमला क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा और यहीं से आपको भारत की कहानी समझ में आती है। मैं बात कर रहा हूं इस हमले की नहीं, इसके पहले बहुत सारे हमले हुए, उनको संक्षिप्त में छोड़िए, आप जानते ही हैं। बार बार ड्रोन जाते हैं, उसके कभी फुजेरा पे गिरते हैं, कभी कहीं गिरते हैं, और अभी एक भारतीय जहाज भी उसी के तट पे गिराया गया था। अब मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। तो यूएई जो है वो लगातार ईरान के निशाने पे है और अमेरिका और इजराइल के लिए भी यूएई नया टूल बन रहा है। कैसे बन रहा है? अभी एक अब्राहम अकॉर्ड आपने सुना होगा। ये क्या था? इजराइल आप जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक अछूत देश है जिसको कोई भी देश मान्यता देने को तैयार नहीं है। देश की सब ये मानते हैं कि असल देश तो फिलिस्तीन है, इजराइल ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो इजराइल को यूएई ने मान्यता दी अब्राहम अकॉर्ड के तहत। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और इजराइल बन गया सगा, जो यूएई बन गया सगा इजराइल का। इससे पहले मिस्र ने भी मान्यता दी थी, तब इसलिए दी थी क्योंकि मिस्र की बहुत सी महत्वपूर्ण ज़मीन सुएज नहर के पार भी एक युद्ध में
इजराइल ने हथिया ली थी और सुएज नहर एक बड़ा सोर्स है आमदनी का उनके लिए, इजिप्ट के लिए या मिस्र के लिए। तो उन्होंने मान्यता देके इजराइल से समझौता किया और उस जगह से अपनी जान छुड़ाई कि वही हमला हिस्सा है जो गाजा पट्टी खत्म होने के बाद नीचे का हिस्सा है। खैर, तो ये पूरा का पूरा मामला जब आप देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ, उसके तहत इन्होंने इनको मान्यता दी और उन्होंने इनको हथियार, सुरक्षा, 50 चीज़ें दी हैं। यानी इजराइल का अकेला दोस्त ये, दूसरा हो गया बहरीन और तीसरा हो गया मोरक्को। ये 3-4 देश हैं, 4 थे उसमें अब्राहम अकॉर्ड में। इन चारों देशों ने इजराइल से हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के साथ ही अमेरिका के साथी हो गए ये, उनके ऊपर इन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। तो अब यूएई इजराइल का साथी है, मिडिल ईस्ट के देशों का नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी उसको अब्राहम अकॉर्ड के लिए हाँ नहीं किया। लोग बता रहे हैं कि ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन अंदर अंदर कुछ चल रहा है। बहरहाल भारत का रोल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत इस पूरी व्यवस्था के बीच में यूएई का साथी बना हुआ है, इजराइल का साथी बना हुआ है, अमेरिका का साथी बना हुआ है। और ये कोई संयोग नहीं है, या संयोग भी हो सकता है कि जब इजराइल और अमेरिका हमला करने वाले हैं उससे पहले मोदी जी वहां मंत्रणा करने गए हुए हैं। किस विषय पे मंत्रणा की हम नहीं जान सकते हैं। और यूएई में भी अभी मोदी जी गए 5 देशों की यात्रा के नाम पे, पर यूएई गए, बहुत सारी गुपचुप बातचीत हुई, बहुत सारी ऑफिशियल बातचीत हुई। यानी कुल मिला के मोदी जी अभी वहां गए हैं। लेकिन क्या मोदी जी के वहां जाने भर से हमको ये मान लेना चाहिए कि अब यूएई के साथ मोदी जी के संबंध पक्के होने लगे हैं? नहीं। मोदी जी I2U2 का हिस्सा है। अब ये क्या है? मतलब इसमें 2 I और 2 U हैं। मतलब एक I इंडिया, दूसरा इजराइल, और 2 U मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई का एक संगठन। और ये संगठन आपसी सहयोग की बात करता है, रक्षा पे, पोर्ट बनाने पे, तमाम चीज़ों पे। लेकिन एक नया गुट उभरता है किसके बाद? अब्राहम अकॉर्ड के बाद। यहां तक आप ये मान लीजिए कि ठीक है भाई, ईरान से हमारे परंपरागत रिश्ते हैं, ये डायलॉग्स तक बचा हुआ है। हमारे ईरान के साथ में इतने रिश्ते हैं और हम उसके सुप्रीम लीडर की हत्या पे श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं करते हैं। जाके हमारे यहाँ से विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं वो जाके विक्रम मिश्री साइन करके आ जाते हैं। तो केवल I2U2 में शामिल होने का मसला नहीं है। आपको याद है पिछले दिनों दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था G20। उसको भी सम्मेलन कराने को भी एक देश की राष्ट्रीय उपलब्धि के तौर पे पेश किया गया था। उसमें पैसा भी बहुत बर्बाद किया गया। उस सम्मेलन में एक नया रूट व्यापार का हमको बताया गया। इस रूट को समझना बहुत ज़रूरी है और जब इस रूट को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इजराइल और अरब देशों के साथ भारत मिलकर ईरान को साइडलाइन करने के काम कर रहा है और ईरान इस चीज़ को समझता है। मैं आपको कंप्यूटर पर ले जाके इस सिचुएशन को समझा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे कि क्यों ईरान के ज़्यादा संभावना है ईरान से भिड़ने की, माफ कीजिए, यूएई की ज़्यादा संभावना ईरान से भिड़ने की। अब अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए यहाँ भारत से समुद्र के रास्ते चीज़ें जा रही हैं। कहाँ? यूएई में। यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल, और इजराइल के बाद में ये भूमध्य सागर में होके यहाँ से यहाँ अगर पार करेंगे तो आप इटली में सामान उतार देंगे, आगे जाएंगे तो फ्रांस, जर्मनी, जो भी है पूरे यूरोप में जा सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बड़ी सफाई से 3 जगहों पे ईरान को बाईपास किया है। अब ये भारत का प्लान था, भारत के G20 में इसको प्रपोज किया गया। ये है हार्मुज जलडमरू मध्य। तो हार्मुज को इन्होंने बाईपास कर दिया। इसके अलावा ये हूती वाला इलाका है जो लाल सागर का है, इसको पूरा बाईपास कर दिया, यानी ईरान के प्रॉक्सी। और तीसरा ये जिब्राल्टर है जो कि माना जाता है कि ये भी ईरान के पक्ष में है, स्पेन यहाँ पे।
तो ये 3 जो जगह थी जहां से समुद्री यातायात पे ईरान का कंट्रोल था, उसको खत्म करके भारत की मदद से, आप सोचिए कि भारत की मदद से यहाँ से भारत जो है ये यूएई से होते हुए ये पूरा एक नया रूट बना दिया गया। और ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से ईरान के खिलाफ ये पूरा एक जो बना था उसमें भारत शामिल था। तो ये I2U2 जो था अब्राहम अकॉर्ड के बाद जो बना, उसके और ये सारी चीजें मिला के एक नया रूट बना। इसमें यहाँ पे आप समुद्र से जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से रेल लाइन जाएंगे, रेल लाइन जाने के बाद में फिर समुद्र से जाएंगे और यहाँ पहुंचाएंगे। ये पूरी की पूरी योजना थी। यानी भारत बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इनके साथ लगा हुआ है, इनका साझीदार है, साथी है। इजराइल के साथ में हमारी डिफेंस डील हो रही है, इजराइल के हथियार हमारी फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। और तब भी जब वो गाजा के लोगों को मार रहा था, भारत से अडानी जी बना के उसको हथियार बेच रहे थे। ये सब रिकॉर्ड पे है। यानी हम हर चीज में इजराइल के साथी बने हुए हैं और यूएई के भी। अब बात कहाँ आती है? बात यहाँ आती है कि यूएई के साथ में ईरान का तनाव सब समझ रहे हैं और ये अमेरिका अच्छी तरह से समझ रहा है। यूएई के ऊपर बार बार हमले हुए, कभी उसके हवाई अड्डों पे हमले हुए, कभी उनकी इमारतों पे हमले हुए, कभी उसके जो डिसैलिएशन प्लांट जिसमें वो नमक निकालते हैं, मतलब कुल मिला के समुद्री पानी को पीने लायक बनाते हैं, उस प्लांट पे हमले हुए। और फुजेरा पे अभी हाल में हमला हो गया, जो उसका पोर्ट है जहाँ से वो तेल इंपोर्ट करता है। यानी बहुत सारे हमले यूएई पे एक के बाद एक हो रहे हैं। और ये सारे हमले जो हो रहे हैं, इन हमलों में एक में भी ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया भाई। एक मामले में भी कह देगा उसका क्या जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चूचपड़ करता है, ज़्यादा इजराइल के साथ घूमता है, लेकिन नहीं, ईरान ने इनकार किया। मतलब ये रहस्य हो गया कि ये किसने किया हमला। यूएई ने भी एक बार भी आरोप नहीं लगाया कि ईरान ने मेरे ऊपर हमले किए हैं, ना ये कहा कि वो मिसाइल ड्रोन वगैरह जो लगे हैं वो ईरान के हैं। इस सिचुएशन के बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आती है कि वो युद्ध करने वाले हैं, तो बहुत सारे विश्लेषक दिमाग लगा के ये सोचने लग जाते हैं कि क्या अमेरिका का आने वाले दिनों में नया हमला जो होने वाला है, वो हमला क्या बूट ऑन ग्राउंड होगा। मतलब ईरान की धरती पर फौज उतरेगी। कहां से उतरेगी? सड़क के उस पार वाले घर से आएगी? क्या यूएई से आएगी? यूएई से आएगी तो क्या ये आसान होगा? एक हद तक कहा जाए तो आसान हो भी सकता है, क्योंकि यूएई एकदम ठीक सामने है। यहाँ से पोजीशन लेना आसान, यहाँ से बहुत सारे हमले करके बैकफायर देके सैनिकों को घुसाना आसान। पर यूएई क्या इसके लिए तैयार होगा? इसको लेकर बड़े सारे सवाल हैं। सवाल ये हैं कि यूएई अमेरिका के चक्कर में अब पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हाल के युद्ध में उसकी बहुत पिटाई हुई, ईरान से पिटा, उसको बहुत नुकसान हुआ। और ये खबर भी कि उसके जो मिराज 2000 जाके ईरान के अंदर हमला करके आए, ये भी वेस्टर्न मीडिया ने इसी दौरान डाली। कह रहा है मैंने नहीं किया भैया, नहीं गए थे। कौन कह रहा है? यूएई कह रहा है मैंने ईरान पे नहीं हवाई जहाज से हमला किया। ये लोग कह रहे हैं किया। मतलब दोनों को जैसे जो मुंडी पकड़ के बच्चे पिल्लों को नहीं लड़ा देते, ऐसे ऐसे करके छोड़ देते तो आपस में लड़ने लग जाते बेचारे, वैसे। और इस पूरी सिचुएशन के बीच में देखिएगा गुपचुप जाते हैं नेतन्याहू, यात्रा पे यूएई की, मिल के आते हैं। यूएई कहता नहीं हमारे यहाँ नहीं आए थे, लेकिन वो कहता ना गया था मैं। और जाने के बाद में क्या होता है? उसको आयरन डोम मिलता है। आयरन डोम मिलने का मतलब ये इजराइल का वो एक छतरी, सुरक्षा छतरी, जिसमें ईरान से आने वाली मिसाइलों को यूएई रोक सकेगा। यूएई के पास बहुत सारे बेस बनाए गए हैं मिलिट्री के, यूएई के पास बहुत सारी सेना है। और अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी खबर में लिखा है कि बड़े लेवल पे बूट ऑन ग्राउंड की प्रैक्टिस चल रही है। यानी जो दूसरा हिस्सा होने वाला है युद्ध का, वो यूएई के जरिए होगा क्या? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अभी चीन जब गए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो चीन से जब लौट के आ रहे हैं तो जो हवाई जहाज के अंदर ही उन्होंने ईरान की शर्तों को रिजेक्ट कर दिया और इम्पॉसिबल टाइप की शर्तें रख दी। यानी जब तक वो चीन गए थे, उनको ये उम्मीद थी कि चीन कुछ डील करा देगा, चीन की वजह से हम ईरान पे नरम पड़ जाएंगे,
डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निराश होकर उल्टे मुंह लौटना पड़ा, एक भी अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाए और अभी तक भीगी बिल्ली बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने लौटते ही खुन्नस ईरान पे निकाली और उसकी सारी मांगे ठुकरा दी। मतलब जो एक फ्रेजाइल नाजुक टाइप की सीज फायर चल रहा है, उस सीज फायर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मांगों को ठुकरा दिया है। अब शून्य की स्थिति है, भैया तुम मेरी नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बात खत्म। अब क्या, आगे क्या? ये आगे क्या जो है ये यूएई की तरफ आपका इशारा करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने, मैं आपको पहले बताया था, अमेरिका कभी खुद नहीं लड़ता। इस बार नेतन्याहू के चक्कर में वो सीधे उसने पंगा ले लिया, बहुत नुकसान उठाया, उसके सारे मिलिट्री बेस तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल को वो आगे करना चाहता था, इजराइल ने उसको आगे कर दिया, लेकिन इजराइल ने भी मार खाई और इजराइल की सड़कों को किस तरह से खंडहर बना दिया उसने। अब ये अभी तक तो सेंसरशिप पे बहुत सी चीज़ें सामने ही नहीं आई हैं, ज़्यादातर चीज़ें सामने नहीं आई हैं। इक्का दुक्का हमले आए हैं जिसमें उसने प्रोपेगेंडा करना चाहा कि भाई यहाँ रिहायशी इमारतों वगैरह वगैरह पे। तो ये पूरी सिचुएशन आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि अब इजराइल भी सामने नहीं पड़ना चाहता और अमेरिका भी नहीं पड़ना चाहता, तो यूएई को भिड़ाओ। तो अब क्या यूएई से हमला होगा? इसमें भी संशय है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि यूएई भुगत तो गए ही है इनसे, और वो वैसे भी हमेशा 100% इनके साथ रहना नहीं चाहता। यूएई चीन के युआन में भी तेल बेचने को तैयार है और इसका उसने ऐलान कर दिया। यूएई उस ब्रिक्स का हिस्सा है जो अमेरिका के पेट्रो डॉलर से अलग जाके एक पैरेलल करेंसी की चर्चा करता है ईरान के साथ। यानी वो जो रूस चीन वाला जो एक ग्रुप है उसके साथ जाना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि जैसे भारत है वैसे यूएई है। भारत से मेरा मतलब देश नहीं, देश के लोग कुछ और सोचते हैं, पर सरकार। तो भारत और यूएई जो है ये दोनों ब्रिक्स में जो हिस्सा हैं, कई लोगों का मानना ये है कि वहाँ ब्रिक्स का हिस्सा तो हैं, पर ये वहाँ एडवोकेसी जो है वो अपने हितों के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के हितों की भी करते हैं। आरोप है ये आरोप है। ये मैं नहीं कहूँगा कहीं से सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर मैं बहुत सेफ रहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता। पर ये आरोप लगता है आमतौर पे कि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो ब्रिक्स में अमेरिका विरोधी नैरेटिव जब होता है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ब्रिक्स की जब करेंसी आने वाली थी तो भारत ने खुलेआम कहा था कि हमको करेंसी नहीं चाहिए, और अब भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप छोड़ नहीं रहा है। तो पूरी सिचुएशन यह है कि क्या यूएई अपनी जमीन, अपना सब कुछ, अपनी साख और एक बिजनेस वाला देश जिसके यहां पे लोग इन्वेस्टमेंट हब है, जो उसकी साख को युद्ध में पड़ के खोना चाहेगा? निश्चित तौर पे नहीं। और उसके पास अमेरिका के विकल्प भी हैं। तो एक बात यह भी आती है कि यूएई भी अपनी धरती को अलाउ नहीं करेगा। तब मामला कहां पहुंचता है? तब मामला यहां पहुंचता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना भांगड़ा कर लें, कितना डांस कर लें, कितना भी कर लें, चाल चल लें, यूएई आपके साथ रह के फायदा लेना चाहता है। वो आपकी सुरक्षा को भी एंजॉय करना चाहता है, लेकिन सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए आपका पिट्ठू बन के अपने कंधे पे बंदूक चलाने की अनुमति नहीं देना चाहता। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर हमला करना भी चाहेंगे ईरान पे तो कैसे करेंगे? लेकिन ईरान को अंदाजा है कि उस पर हमला होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने बताया था कि लाखों लोगों को वॉलंटियर रखा है उसने। लाखों लोगों को अमेरिका ने अपने यहाँ वॉलंटियर, माफ कीजिए, ईरान ने अपने यहाँ भर्ती किया है वॉलंटियर के तौर पर सैनिक बनने के लिए। वहां के न्यूज चैनलों पे लोगों को AK-47 चलाना सिखाया जा रहा है। सड़क सड़क पे, गली गली में लोगों को गन चलाने की परमिशन दी जा रही है कि अगर बूट ऑन ग्राउंड हो तो हर घर से गोली चले, जो भी आए घुस ना पाए। ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है और एक संदेश भी है। तो इस पूरी सिचुएशन में जब ये संदेश जाता अमेरिका, तो एक चीज पक्की है कि इस मसले पे अमेरिका युद्ध तो नहीं जीत सकता। अमेरिका के पास एक ही रास्ता, अभी तक तो सारा हार ही हारा है, और इसी हार को लेके पूछ लिया था न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता ने, तभी तो उसको देशद्रोही कह दिया।
उसने कह दिया कि आपने तो सारी चीज़ें हासिल ही नहीं की है वगैरह वगैरह कुछ। तो वो डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या पूछा, मैंने कहीं पे नोट करके रखा हुआ है। दरअसल पत्रकार ने जो पूछ लिया, जो उसका सवाल था वो ये था, डेविड सेंगर, उन्होंने पूछा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर क्या जीत हासिल कर ली है और ज़मीनी स्तर पर हमले क्यों हो रहे हैं अगर जीत हासिल कर ली है? क्या आपने अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिया है या नहीं कर पाए हैं? ट्रंप भड़क गए, बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव सबके सामने, वो जो उसके अंदर एयरफोर्स वन के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये आप जो है फेक न्यूज़ चैनल हो वगैरह वगैरह, नेगेटिव खबरें दिखाते हो ये और वो, सारी जगहों पे आपको नेगेटिव शब्द जो है उसका मतलब हो गया मेरे लिए नेगेटिव, बस। खैर, तो कुल मिला के ये जो सिचुएशन है उसमें ये फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है डोनाल्ड ट्रंप का। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करेगा तो मारेंगे या मर जाएंगे वाले मोड में करेगा, आत्मघाती उसमें, तो बहुत बड़ा से बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन ये हमला डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भारी पड़ने वाला है। इसलिए भारी पड़ने वाला है, उसके अपने मागा सपोर्टर ही परेशान हैं। तुमने लोगों से कहा कि हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई लंबी खिंच गई है। तुमने कहा हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। तो सब कुछ मिला के अगर दोबारा वॉर में जाते हो तो ये खोपड़ी पे मिड टर्म जो बड़े हुए हैं इलेक्शन, उसमें तुम सत्ता से बाहर हो जाओगे, राष्ट्रपति रहोगे लेकिन किसी काम के नहीं रहोगे, भारत के राष्ट्रपति की तरह हो जाओगे। तो भारत का राष्ट्रपति तब भी पावरफुल है क्योंकि उसी की पार्टी, एक तरह समझिए कि जो सरकार है वही राष्ट्रपति बनाती, जो भी है बहरहाल, लेकिन वहाँ तो राष्ट्रपति अलग पार्टी का है और संसद अलग पार्टी की है, और चीज़ें एग्जीक्यूट राष्ट्रपति करनी है, हमारे तो प्रधानमंत्री को करनी होती है। खैर, ये अलग मसला है। लेकिन जो भी है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात कहीं से ऐसे नहीं लग रहे हैं कि वो हमला कर पाएँ। मैंने आपको अंदर तक घुस के सारी चीज़ें डिसाइड करके, मतलब डिस्कस करके और उन पर रिसर्च करके बता दिया कि एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं दिख रही है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप हमला करने की हालत में हो। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का असेसमेंट है जिसको सब लोग दिखा रहे हैं, अब क्या हमला होगा, अब क्या हमला होगा, अब क्या हमला होगा। अंदर घुस के देखा जाए तो हमले की गुंजाइश अभी भी नहीं है। एकमात्र सहारा यूएई है, वो यूएई कितना साथ देगा कितना नहीं देगा कोई नहीं जानता। नमस्कार, जय हिंद।